अरे सब योगी जी ने सोचा है। हाँ, योगी जी कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। प्रधानमंत्री तक जहां कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ नया सोचते हैं, वहां चुनाव से पहले पार्टी में पुरानी खींचतान उभरने लगी, जिससे निकाल कर बाहर लाना मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। सरकार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा। अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ बीजेपी तभी निकाल सकती है जब पार्टी में जातिगत खींचतान ना रहे। लेकिन दो उदाहरण मुख्यमंत्री को सतर्क करते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के दो मंत्री हैं जो एक ही जाति और इलाके से आते हैं, लेकिन 2027 से पहले उनकी पुरानी सियासी अदावत खुलकर सामने आ गई। किसी नेता का नाम लिया या किसी पार्टी का नाम लिया? ना ही मैंने किसी पार्टी का नाम लिया, ना ही किसी नेता का नाम लिया। लोग अपने पर क्यों ले लें? दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं। वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें, कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। कुछ दिन पहले मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम में पीला गमछा पहने कुछ लोगों ने नारेबाजी की तो अनिल राजभर को गुस्सा आ गया। साथ ही दल से मंत्री ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बिना चोर तक कह दिया। बात आगे बढ़ती। जैसा चोर इसका नेता, वैसा चोर ही सब। हर समाज को बेचने का काम करते हैं। इससे पहले चरखारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के हाथों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर इलाके में उनके विभाग की कारस्तानी बताने का विवाद लखनऊ तक चर्चा में रहा। 40 गाँव में चलता हूँ चेतन में। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा पानी। ये सीधे मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री की खींचतान का हिस्सा है। जहां स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री के करीबी हैं, वहीं लोधी जाति से आने वाले विधायक को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन रहता है। क्या इसी वजह से विधायक ने मुख्यमंत्री तक के घेराव की बात कही? अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार, ये तो मंत्री ही थे। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोक। भीतर होती ऐसी रस्साकशी के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्द होना है। कोशिश क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ को पूरा 1 साल मिला। 2025 में उन्होंने उपचुनावों की जीत, कानून व्यवस्था की मजबूत छवि, हिंदुत्व के दाव, विकास के व्याकरण से अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब देना चाहा। लेकिन तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटे मुख्यमंत्री के लिए सड़क पर अपने ही मंत्री विधायकों की खुलकर आई लड़ाई सबसे बड़ी चिंता बनकर सामने आई है। 27 की मोर्चाबंदी के लिए इस वक्त की चुनौती है। यूपी में 2024 में 92% मुस्लिम वोट सीधे समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। इसे मुस्लिम वोट की सीधी लहर कह सकते हैं। लेकिन इसी लहर को क्या ओवैसी रोक सकते हैं, जो केवल मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि दलितों के वोट तक पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं? हालांकि यह सच है कि ओवैसी की पार्टी की अब तक यूपी में जमानत जब्त होती आई है, लेकिन एक सच यह भी है कि 2017 और 2022 दोनों चुनाव में 15 से ज्यादा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बनी। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है।
दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती समेत हर उस बीजेपी विरोधी को ललकारते दिखने वाले हैं जिसके पास भी मुस्लिम वोट का हिस्सा जाता है, ताकि जालिमों को जालिम बोल सके। अल्लाह ने इंसान को जबान दी ताकि मजलूम का साथ दे सके। अगर ये गुनाह है तो सुन लो जालिमों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, मगर हजारों मेरी तरह लोग खड़े हो जाएंगे और इस कौम की खिदमत के लिए ना सिर्फ खिदमत करेंगे बल्कि उनका मुकाम दिलाएंगे। असल में इस वक्त दो चुनावों में मिली कामयाबी से असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में उतरने के लिए रिचार्ज हो चुके हैं। बिहार के चुनाव में इस बार सबसे कम 11 मुस्लिम विधायक चुने गए। खबर ये नहीं कि कम मुस्लिम विधायक बने, खबर तो ये है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल जिनको पहले मुस्लिम वोट ज्यादा मिलता रहा, उनके मुकाबले ओवैसी की पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बिहार में जीते। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 35 सीटें निकाय चुनाव में जीत ली। बीएमसी में समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई, ओवैसी की पार्टी 8 सीट जीतती है। विदर्भ में ओवैसी की पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती। नागपुर और अमरावती में उनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। तो क्या जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे मुख्य बीजेपी विरोधी दल अब तक मुस्लिम वोट को राजनीति में अपना बंधा हुआ नोट समझते रहे, उसमें ओवैसी अब बंटवारा कराने की मजबूत स्थिति में आने लगे हैं। आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। ओवैसी की 24 सीटें आई हैं, आप उसको किस तरीके दे? अब तक कोई थ्रेट है कांग्रेस पार्टी के लिए इन द लॉन्गर रन? बात यह है कि कोई भी एक धर्म और एक जाति की पार्टियां जो होती हैं, वो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होती। इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे। ये एजेंट है, ब्रोकरी का काम करते थे। हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि जिन ओवैसी के पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में 95 के 95 उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, आखिर वो यूपी में किस तरह अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए पहले समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट की अहमियत पर ध्यान दीजिए। यूपी में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अखिलेश यादव की बड़ी ताकत रहा, जहां मुस्लिम वोट 19%, यादव 10% है, यानी 29% वोट की सीधी ताकत है। 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो वो भी 30% से थोड़े कम वोट पर बन जाती है, लेकिन सत्ता दिलाने में पहले अहम रहा एक मुश्त मुस्लिम वोट, क्या अब काम का नहीं, और मुस्लिम वोट ना रहे तो अखिलेश यादव के मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट देंगे। बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र निकाय चुनाव का नतीजा कहता है कि जब बीजेपी विरोधी दल मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में सीधा खड़ा किए जाने से डरते हुए खुलकर मुस्लिम वोट पर बैटिंग करने की जगह संतुलन साधने लगते हैं, तब मुस्लिम मतदाता को ओवैसी का आक्रामक अंदाज भाने लगता है। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। असल में मुस्लिम वोट का गणित कुछ यूं रहा कि 2007 में 45%, 2012 में 39%, 2014 में 58%, 2017 में 46%, 2019 में गठबंधन को 74%, 2022 में 79%, 2024 में गठबंधन को 92% तक मुस्लिम वोट मिला। इस बात को अखिलेश यादव भी अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट तो मिलता है, लेकिन इससे अब सत्ता नहीं मिल सकती, इसलिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीएफ पीड़ित, दुखी, अपमानित, जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर ही 2024 में केवल मुस्लिम नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों में कुछ वोट का हिस्सा उनकी पार्टी का बढ़ा, लेकिन बीजेपी के सामने हिंदू वोट साधने के लिए जब मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या उनकी पार्टी कम करती है या मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती, तो ओवैसी इसे अपने लिए बड़ा मुद्दा बना लेते हैं।
आजम खां को सजा हो गई। अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। ये बात तो तय है कि ओवैसी के यूपी में अब की बार भी आने से तुरंत मुस्लिम वोट का मूवमेंट उनकी पार्टी की तरफ तो नहीं होगा, लेकिन कई सीट पर हार जीत तय करने का मादा जरूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि बहुसंख्यक हिंदू वोट दिलाने में कामयाबी दिलाती आई हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आने लगा है, मुख्यमंत्री योगी के सामने विरोधियों के साथ ही घर की चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। कहीं अपनी ही पार्टी के विधायक मंत्री भिड़ जा रहे हैं, कहीं अपनी ही सरकार के 2 मंत्री में तू-तू मैं-मैं हो रही है।